आतमजीत सर, मैं आपके पास आता हूँ सीधे। जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी का सस्पेंशन हुआ, कहा यह गया कि नीरव मोदी का उन्होंने नाम ले लिया, प्रधानमंत्री की तुलना हो गई और दुनिया भर की सारी चीजें बता दी गई। उसी सदन में गांधी परिवार पर सीधे सीधे हमले होते हैं, गांधी परिवार पर व्यक्तिगत आरोप लगाए जाते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो क्या ये जो नियम है जो विपक्ष पर लागू होते हैं वो सत्ता पक्ष पर लागू नहीं होते हैं? उनके सांसदों के लिए मर्यादा की कोई सीमा नहीं रखी गई है संसद के अंदर? देखिए, रामप्रकाश जी, अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देश में नीरव मोदी देश से भागा नहीं है, वो देश में ही है और नरेंद्र मोदी जी के रूप में यहीं घूम रहा है। उनका कहने का मकसद ये था कि देश में जो पूंजीवाद और जो क्रोनी कैपिटलिज्म है वो नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, संदेशरिया और विजय माल्या के भागने के बाद भी चल रहा है। कुछ ही चुनिंदा कॉर्पोरेट्स जो हैं वो सरकार से फायदा उठा रहे हैं। और आपने पार्लियामेंट में 3 या 4 दिन में देखा होगा, मॉनसून सेशन में जब जब अदानी का नाम आता है, ट्रेजरी बेंच के एमपी जो हैं वो उठ के खड़े हो जाते हैं और विरोध करने लगते हैं। जब आप मोदी जी का नाम लेते हैं या होम मिनिस्टर माननीय अमित शाह का नाम लेते हैं, तब उनको इतनी पीड़ा नहीं होती जितनी पीड़ा अदानी के नाम पे होती। तो अधीर रंजन चौधरी का यही कहना था कि देश की पूंजी लेके यहां से कुछ चोर भाग गए और आज भी वो किसी ना किसी रूप में हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं मोदी जी के बारे में, 90 मिनट की स्पीच में, पहले 90 मिनट में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मणिपुर पे कोई बात नहीं की। उन्होंने मैती और कुकी समुदाय के लोगों के बीच में जो झगड़ा हुआ, जो आपसी अविश्वास हुआ, उसके बारे में कोई बात नहीं की। उन्होंने वहां पे जो औरतों को परेड किया गया और कई केसेस, 11 केसेस सीबीआई को सौंपे गए। क्यों सौंपे गए? क्योंकि 3 और 4 मई की घटना में जुलाई 11-15 तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ये फैक्ट्स हैं। और उन फैक्ट्स को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने ये कहा कि 1966 में जवाहरलाल नेहरू ने बम गिराए मिजोरम पर। उन्होंने ये कहा कि बर्थडे का केक जो है वो एरोप्लेन में इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट में काटा जाता था, अब उस पर काम किया जाता है। नेवी के शिपों में सामान लेके आया जाता था प्रधानमंत्री आवास का, अब वहां से हम लोगों को, शरणार्थियों को हिंदुस्तान वापस लाते हैं। इस तरीके की बातें जब 1966 की उन्होंने शुरू की और उसके बाद उन्होंने विधिवत तरीके से चरित्र हनन किया जो पहले के प्राइम मिनिस्टर हैं। और जब अधीर रंजन चौधरी करंट प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोलते हैं तो उसको कहा जाता है कि प्रिविलेज मोशन मूव करिए और उन पे इंक्वायरी बिठा दीजिए और उनको सस्पेंड कर दीजिए। मतलब अगर ये सरकार पूर्व प्रधानमंत्रियों पे देश के बिल्कुल संवेदनशील नहीं है और तरह तरह की बातें करती है, उन पे तरह तरह के इल्जाम लगाती है, ये तो सीधा ही आरएसएस की शाखा की गोवलकर की किताब अगर आप पढ़ लें तो उसमें ये सब चीजें लिखी हुई कि चुनिंदा कॉर्पोरेट्स को बढ़ाया जाए, उनके द्वारा देश में एक संस्थापना की जाए और उसके बाद जो भी उनके अपने सत्ता हो, उस सत्ता को, ऑपोजिशन को खत्म करने की कोशिश की जाए। आपने देखा जब निर्मला सीतारमण बोली तो उन्होंने मणिपुर की बात नहीं की, उन्होंने डेवलपमेंट की बात की, जीडीपी की बात की, पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात की, किसानों की आय की बात की। उन्होंने ये कहा कि किसानों की आय दुगनी हो चुकी है और किसानों की जो लागत मूल्य है वो हमने आधी कर दी। जब खाद देश में यूरिया जो है वो बाहर के बाजारों में इतनी महंगी बिकती थी तो हमने सस्ती यूरिया देके किसानों का भला किया। आज के किसान खुशहाल हैं। हमने जनधन अकाउंट से 49.5 करोड़ अकाउंटों में 25 लाख करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया है और कई तरह की चीजें। और यही बात आपने देखा, उसी को रिपीट किया अमित शाह जी ने और उसी को रिपीट किया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कि इतने लोगों को नौकरी मिल गई है, लागत का मूल्य जो 1300 रुपए था वो 2100 रुपए हो गया है। पर वो ये नहीं बताते कि जब एमएसपी 1300 से 2100 हो गई और लागत का मूल्य वो कहते हैं आधा हो गया, तो पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपए 110 रुपए क्यों है? सिलेंडर गैस का दाम 1300-1400 रुपए क्यों? इस पे सरकार चुप रहती है। सरकार वही बोलना चाहती है जो सरकार अपनी इलेक्शन, जैसे आपने कहा कि सरकार का जो रिप्लाई था
मणिपुर पे अविश्वास प्रस्ताव का, अविश्वास प्रस्ताव की क्यों किया जाता है? ताकि सरकार को चेताया जाए। क्या इंडिया के घटक दलों को यह नहीं पता था कि यह अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं होगा क्योंकि उनके पास रिक्वायर्ड नंबर नहीं है? पर अविश्वास प्रस्ताव इसलिए दिया गया था कि सरकार को आड़े हाथों लिया जाए और मणिपुर पे जवाब मांगा जाए। पर आपने जितने भी वक्ता देखे, उन्होंने सिवाय वेयर अबाउटरी करने के, आपने स्मृति ईरानी का भी पक्ष देखा, किस तरीके से उन्होंने झूठे इल्जाम लगाए राहुल गांधी पर। आतंक सर एक बार कंप्लीट करें, मैं फिर अभी आता हूं लौट के आपके पास। जी आप तो मेरा कहना ये है, जी मेरा कहना ये है कि जवाहरलाल नेहरू पे, डायनेस्टी पे, एरोगेंस पे जो ये सवाल मोदी जी उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उन सवालों से बच रहे हैं जो मणिपुर की घटना को लेकर बहुत ही संवेदनशील हैं। दूसरे राउंड में मैं आपको उन केसेस के बारे में बताऊंगा जिन केसेस की वजह से इतना हल्ला मचा है पूरे हिंदुस्तान में, और उसका जवाब अभी तक मोदी सरकार ने दिया नहीं। और जो सरकार अमित शाह जी ने, जो जवाब अमित शाह जी ने दिया था, वो जवाब उन्होंने ये दिया था कि हम वहां गए थे, हमने वहां पे इंक्वायरी की, हम सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्या उसमें जस्टिस मिल गया जिन लोगों के खिलाफ राइट्स हुए या जिन महिलाओं का अत्याचार, जिन महिलाओं पर यौन उत्पीड़न हुआ, अत्याचार हुआ? तो ये जो बात है, ये आने वाले समय में ये सवाल पूछे जाएंगे और सरकार इन सवालों से बच नहीं सकती। जी जी आतंकजीत सर, मैं बात जिस तरीके से शशि जी कह रहे थे अभी, सर एक सवाल इसी के साथ और, अगर ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता, अगर विपक्ष जो है मजबूर होकर के सारी चीजें जानते हुए भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के नहीं आता, तो क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता जागती? प्रधानमंत्री जो मणिपुर का मां है, जिसको लेकर के अक्सर बोला जाता रहता है कि महंगाई का मां नहीं बोलते थे मनमोहन सिंह और कांग्रेस के प्रधानमंत्री, कांग्रेस के नेता, तो क्या मणिपुर का मां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते अगर यह अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता? देखिए, ये अविश्वास प्रस्ताव पे पहले अमित शाह जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं इस पे चर्चा करना चाहता था और मैंने ऑपोजिशन पार्टीज को कहा कि मैं इस पे चर्चा करने को तैयार हूं, और किसी भी जो पहले हिंसा हुई है 1966 से लेके और 2000 के दशक तक, उसमें कोई भी देश का होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर मिजोरम में हो या नागालैंड में हो या मणिपुर में हो, वायलेंस पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो 7 सिस्टर्स कहा जाता है, उन पे कभी बोला नहीं। पर फिर भी हम चर्चा करने को तैयार थे। पर ऑपोजिशन की डिमांड थी कि वो प्राइम मिनिस्टर से ही सुनना चाहते थे वक्तव्य। तो अगर ऑपोजिशन डिमांड कर रही है कि प्राइम मिनिस्टर उस पर बोले, तो प्राइम मिनिस्टर क्या भगवान है, नहीं बोल सकते? क्या उनको भगवान की उपाधि दे दी गई? और जिस तरीके से फिर उन्होंने विस्तार से, पहले जिस तरीके से बाकी मिनिस्टर्स को लेके आया गया, जब गौरव गोगोई बोले तो फिर स्मृति ईरानी को खड़ा किया गया। स्मृति ईरानी चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है। चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर मणिपुर वायलेंस पे क्या बोलेगा? और मणिपुर में जिस तरीके से औरतों पे अत्याचार हुआ, आपने देखा, बृजभूषण शरण सिंह की बात की गई। बृजभूषण शरण सिंह पे बहुत ही गंभीर आरोप थे 7 महिलाओं के यौन शोषण के, और वो कहते हैं कि मैं तो उनको हाथ लगाता था कोच की तरह। हाथ लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर स्मृति ईरानी को यह प्रॉब्लम है कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस कैसे दे दी, और फ्लाइंग किस पे उन्होंने एक बड़ा इशू बना के उसमें 12 या 15 एमपी से चिट्ठी साइन करा के और उसको दे दिया गया कि ये मिसोजिनिस्ट हैं, ये जो है वो औरतों के प्रति संवेदनशील नहीं है। और स्मृति ईरानी खुद अपनी बात करें कि उनकी पुत्री एक बार चलाती हैं सिलीसोल के नाम से, जिसका लाइसेंस किसी मरे हुए आदमी के नाम पर है, और वो पैसा कहां से आता है उनको बेटी को बार चलाने के लिए, वो अपने बच्चों के बारे में तो बात नहीं करती। पर सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को और रॉबर्ट वाड्रा के बारे में उनको पूरी नॉलेज है। तो ये तो एजेंडा खड़ा किया गया, और वो एजेंडा इसलिए खड़ा किया गया कि कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है उसको आप इतना मलाइन कर दें, उनकी इमेज इतनी खराब कर दें, और उनके बारे में जवाहरलाल नेहरू क्या देश के प्रधानमंत्री नहीं थे? और देश में, देश और विदेश में और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रधानमंत्री नहीं थे? तो आपको किस रूल के तहत आपको ये संविधान अधिकार देता है कि देश के जो पूर्व में प्रधानमंत्री रहे हैं उनको आप गालियां सरेआम बकते रहें? उनको आप गालियां देते थकते नहीं हैं, पर जब आप पे बात आती है तो आप उसमें हनन का मामला ले आते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मामला ले आते हैं। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जब राहुल गांधी की स्पीच चल रही थी
तो सारा फोकस स्पीकर के ऊपर था, ओम बिरला पर। और जब स्मृति ईरानी बोलती है तो सारा फोकस स्मृति ईरानी पे होता है। जब अमित शाह जी बोलते हैं अनइंटरप्टेड तो सारा फोकस, और स्पीकर ऑफ द हाउस ऐसे बैठ के उनको देखते हैं कि जैसे एक प्राउड फादर होता है, उसका बच्चा ग्रेजुएट होके आ जाता है स्कूल से, तो वो बड़ा खुश हो जाता है उनको देख के कि देखो जी ये तो ग्रेजुएट होके आया है मेरा बेटा। इस तरीके से ओम बिरला जी उसको बड़ी उनसे निहारते हैं, और ऑपोजिशन को कहते हैं बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, अभी कोई बात नहीं होगी, आपको टाइम मिलेगा जब मिलेगा। इस तरीके से जब पार्लियामेंट को चलाया जाएगा। और मणिपुर की बात प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू कब की? प्रधानमंत्री मोदी ने जब इतना कुछ कह दिया कि ऑपोजिशन एमपीज के पास कुछ बचा नहीं, वो उठ के जब वॉकआउट कर गए, जब वो मणिपुर पे बोलना शुरू हुआ। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी, चाहे वो प्रेस हो, मीडिया हो, या ऑपोजिशन की एमपीज हो, या जेपीसी हो, या स्टैंडिंग कमेटी हो, सारे बिल्स जेपीसी को दे दिए जाते हैं, वॉइस वोट से पास करा लिए जाते हैं। स्टैंडिंग कमेटी को एनवायरमेंट का बिल नहीं दिया जाता। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जमीन इन्होंने फॉरेस्ट एक्ट से हटा दी है। आपको बताने की जरूरत नहीं है उस जमीन से किसको फायदा होगा, किन कॉर्पोरेट्स को वो माइनिंग के लिए दी जाएगी, किन कॉर्पोरेट्स को वो पाम ऑयल एक्सट्रैक्शन के प्लांट्स लगाने के लिए दी जाएगी। तो और दूसरी बात, मणिपुर में वो कहते हैं हमने 11 केसेस पे एफआईआर दर्ज करा। अब आप बताइए, 4 मई का मामला है, पहला केस, पहले 2 केसेस 2 एफआईआर हैं, जिसमें 2 लड़कियां जो कार वॉश कंपनी में काम करती थी, एक भीड़ तंत्र आया, उन दोनों लड़कियों को कमरे में बंद किया, उनका रेप किया, उनके बाल काटे और उनको वहीं कत्ल कर दिया। एक लड़की 22 साल की थी, एक 24 साल की थी। उन केसेस पर अभी तक विटनेसेस को एग्जामिन नहीं किया गया, कोई अरेस्ट नहीं मेक की गई। सीबीआई क्या करेगी उस केस में? आतंकवादी सर, एक सवाल मैं यहाँ, आतंकवादी सर मैं यहाँ एक सवाल आपके साथ और जोड़ना चाहता हूँ। एफआईआर घटना की बात हम सब जानते हैं, पूरा देश जान चुका है, देख चुका है किस तरीके से बर्बरता वहां पर हुई, और आज भी अभी जो हिंसा जारी है। सर एफआईआर में एक एफआईआर जो है वो असम राइफल्स पे भी लिखवाई गई है, और असम राइफल्स सीधे सीधे अमित शाह के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय उनके पास है। तो ये जो गृह मंत्रालय एफआई और उसी की तरफ से एफआईआर हो रही है, एफआईआर किसके ऊपर हो रही है? असम राइफल्स के ऊपर। तो ये पूरी जो प्रक्रिया चल रही है, ये कैसा काम हो रहा है वहां पर? देखिए, असम राइफल्स, वहां पे उनको एक अधिकार क्षेत्र था कि जो मैती के हिल्स एरियाज हैं, जो मैती का वैली एरिया है और जो हिल से कनेक्टेड एरियाज हैं, जैसे चूर चंदनपुर की तरफ अगर आप जाइए तो वहां पे उन्होंने उनका अधिकार क्षेत्र था कि यहाँ पे आप लोगों को अंदर हिल्स एरिया में मत जाने दें, अगर वो जाएंगे तो वो वायलेंस होगी। क्योंकि एक समुदाय के लोग, एक ट्राइब के लोग जो हैं वो हिल एरिया में रहते हैं, और एक समुदाय के ज्यादातर लोग जो हैं वो वैली एरिया में रहते हैं। जो वैली में राइट्स हुए वो उन लोगों के साथ हुए जो माइनॉरिटी में रहते, कुकी ट्राइब के कुछ लोगों की वहां कॉलोनियां बसी हुई थी, तो मैतीज ने उन पर अटैक किया और वहां पे वो हमला हुआ। और जहां पे मैतीज माइनॉरिटीज में थे, वहां कुकीजुमा ने हिल ट्राइब में उन लोगों को वहां से खदेड़ दिया। क्योंकि अब मामला जो है वो बाइपोलर बन गया है, तो असम राइफल्स ने मैती उनको ये कहा, मणिपुर पुलिस को, कि आप जो तहकीकात करने या लोगों को धरपकड़ करने वहां जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे अटैक आप पे हो सकता है और हम आपको बचा नहीं पाएंगे। तो आप इस लाइन ऑफ कंट्रोल से आप आगे मत जाइए, हिल एरिया में मत जाइए, वहां भी पोजीशन जो है वो एक्सप्लोसिव है और कुछ भी हो सकता है। पर इनकी मणिपुर पुलिस के ऊपर इतना दबाव था, क्या वो होम मिनिस्ट्री का दबाव था या वहां के चीफ मिनिस्टर का दबाव था कि उनको वहां जाना ही जाना था? एक बात मैं और यहां कहना चाहता हूं कि एक एडिशनल सीपी थी, उन्होंने एसपी थी, एडिशनल एसपी थी बृंदा जी। सर वो ये चीज जो है, जब हम ये बात करने लग जाएंगे तो हम कहीं और चले जाएंगे। मैं सीधा मेरा सवाल ये था कि जब सारी चीजें, जब ये पूरी प्रक्रिया अमित शाह की ही है, तो इसमें फिर करेंगे क्या? एफआईआर करा करके क्या फिर से मणिपुर के लोगों को बेवकूफ बनाने का एक तरीके से काम नहीं हो रहा है? छलने की बात नहीं हो गई कि आप जो है हमने करा दिया, हम गिनवा रहे हैं कि हमने करा दिया। आज मणिपुर जल रहा है, इस बात से तो हम कोई दो राय नहीं करते। मणिपुर जल रहा है, 2 मई से जल रहा है। जुलाई 15 में 2 या 4 11 केसेस के एफआईआर सामने आई है। ऐसे अनगिनत केसेस हैं जिनकी एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई है। 6500 जीरो एफआईआर हुई हैं और खाली 11 केसेस सीबीआई को दिए गए हैं। और अमित शाह जी क्या कर रहे हैं आज पार्लियामेंट में? वो इंडियन पीनल कोड 1860 को भारतीय न्याय संहिता 2023 में कन्वर्ट करने में लगे हुए। वो सीआरपीसी 1898 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनाने में लगे हुए हैं। वो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को बदलकर भारतीय साख अधिनियम 2023 बनाने में लगे। उसमें वो ये कह रहे हैं कि ये पुराने रूल्स जो हैं सब हटा दिए जाएंगे, नए रूल्स लेके आए जाएंगे, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में बदलाव लाया जाएगा,
सारी कोर्ट्स का मामला, सारे केसेस, सारी FIRs अब ताक पे रख दी गई हैं। जब तक ये नई अधिनियम, जब तक ये नई चीजें सामने नहीं आ जाएंगी, फॉरेंसिक से जांच होगी या किससे जांच होगी, तो इन्होंने तो मामले को घुमा दिया। जब भी कोई सवाल इनसे पूछेगा, ये क्या करेंगे, ये सारे प्रजातंत्र को बदल देंगे, या पुलिस एविडेंस एक्ट को, इंडियन एविडेंस एक्ट को बदल देंगे, CRPC को बदल देंगे, IPC, सारे देश का संविधान, सारे देश की न्यायपालिका इस IPC पे और CRPC पे डिपेंड करती है। तो जो पुराने केसेस दर्ज हुए, जिन पे चार्जशीट फाइल हुई, क्या वो चार्जशीटों को निरस्त कर दिया जाएगा? इतना बड़ा बदलाव लाना, वो भी इलेक्शन ईयर में, ये और कुछ नहीं है, इनकी वेयर अबाउटरी है। ये क्या करते हैं, आप इनको एक तरफ पकड़ेंगे, ये दूसरी तरफ भागेंगे, आप उनको दूसरी तरफ पकड़ेंगे और तीसरी तरफ भागेंगे। ये दो मुआ सांप की तरह है कि आप एक तरफ से सांप का सिर पकड़ेंगे और दूसरी तरफ से सांप जो है वो आपको डस लेगा। तो ये इनका काम ही है। ये जवाबदेही तो कभी करते नहीं है। ये हर चीज को जो है वो प्री इंडिपेंडेंस ले जाते हैं। वो ये भी कहते हैं कि अंग्रेजों द्वारा जो शासन किया गया था, उस शासन को कांग्रेस ने 66 साल कंटिन्यू करा। तो क्या आप सो रहे थे उस समय पे? भारतीय जनसंघ कहां थी उस पर? जब आपने दुर्गा वाहिनी के रूप में इंदिरा गांधी को ये कहा कि बांग्लादेश को उन्होंने अलग करा दिया पाकिस्तान से, उस टाइम तो आप उनके सपोर्ट में खड़े थे। तब तो वो दुर्गा वाहिनी थी, तब तो वो दुर्गा थी देश की। अब सडनली ऐसा क्या हो गया कि वो जो है वो ब्रिटिश के नौकर आपको नजर आ रहे हैं? तो इनका तो काम ही है, ये हर रोज नई हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, हर रोज ये नई हिस्ट्री किताब लगते हैं। तो इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक है सर जी, ठीक है। जी।